बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान न्यूज़ वन के तमाम नाज़रीन को स्पोर्ट्स वन वर्ल्ड कप स्पेशल में खुश आमदीद कहता है कि जहां रोज़ाना रात 11 बजे हम बात करते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के बारे में। इन पे खेले जाने वाले मैचेस पर तबसरे और तज्जिए आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट सुने और अब ये टूर्नामेंट अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब गामजन है। आईसीसी 2019 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की लाइनअप अब मुकम्मल हो चुकी है, जहाँ पे इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमें पहले सेमीफाइनल में ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में मद्दे मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरा जो सेमीफाइनल होगा वो रिवायती हरीफा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया को आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका ने शिकस्त दी, उन्होंने पार्टी स्पॉइलर का रोल प्ले किया और साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को 10 रन से शिकस्त देकर इस टूर्नामेंट में किसी न किसी हद तक अपनी साखा को बहाल करने की कोशिश की। जबकि दूसरी जानिब जो दूसरा सेमीफाइनल है इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, शायद इंडियन टीम की ख्वाहिश भी यही होगी कि इंडिया को न्यूजीलैंड का सामना करना पड़े, क्योंकि अब तक दोनों टीमें माजी में 7 मरतबा वर्ल्ड कप में एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं, जिसमें 4 मरतबा न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की और 3 मरतबा भारत के हिस्से में कामयाबी आई। 2 मरतबा भारत की टीम ने 1987 के वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की और उसके बाद 2007 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को ज़ेर किया। और अगर हम सेमीफाइनल की लाइनअप की बात करते हैं तो अब तक 6 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल भारत की टीम खेलने में कामयाब हुई, 3 में उसने कामयाबी हासिल की, जबकि न्यूजीलैंड 7 मरतबा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची और महज 1 मरतबा उसको कामयाबी हासिल हुई 2015 के वर्ल्ड कप में और उसने फाइनल तक रसाई हासिल की। आज इससे पहले सेमीफाइनल को डिस्कस करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट, दोनों क्रिकेट एनालिस्ट, जबरदस्त ऑफ स्पिनर, यंग हैंडसम एंड डैशिंग ताहिर खान। ताहिर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अली भाई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सेमीफाइनल के इंतजार है आपको? बिल्कुल इंतजार है अली भाई, और ये तो पूरी दुनिया को इंतजार है, क्योंकि सब कोई देखना चाहते हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड को डेफिनेटली ज़्यादा सपोर्ट करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे बतौर पाकिस्तानी, लेकिन बतौर क्रिकेट एनालिस्ट है ज़रूर हम इनसे जानना चाहेंगे कि कौन सी टीम को ये सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं। साथ साथ हमारे साथ जो दूसरे एनालिस्ट मौजूद हैं थ्रू आउट द ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2019 में आपने इनको सुना, इनके तबसरे, इनके तज्जिए आपने पसंद किए, इनके कैलकुलेशंस को आपने सराहा और बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक इनके हवाले से हमें मौसूल होता रहा और हमें उम्मीद है कि सेमीफाइनल्स में भी ये इसी तरह से अपनी गुफ्तगू का हुनर दिखाते रहेंगे। ऑलराउंडर हैं, स्कोरिंग भी करते रहे, क्रिकेटर भी बड़े ज़बरदस्त रहे और साथ साथ अंपायरिंग भी करते रहे, न्यूज़ रिपोर्टर भी ज़बरदस्त और एक मंझे हुए एनालिस्ट बन के सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बदी उज़्ज़मा। बदी, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बदी। और ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने भी कहा कि सेमीफाइनल जो इंडिया न्यूजीलैंड का पर्टिकुलर है, आज उसी को हम डिस्कस करेंगे। आपकी दानिश में कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? मेरे ख्याल से इंडिया की टीम जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस वजह से है कि उसके पास तीनों शोबों में जो है ना एक बराबरी है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम आप पूरे देखें पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ विलियमसन पे इन्हिसार करती रही है, बाकी उनकी मिडल और बैटिंग जो मुकम्मल नाकाम रही है। बॉलिंग में थोड़ा सा उनको एज हासिल है, 2 जो फास्ट बॉलर हैं जैसे बोल्ट हैं और फर्गूसन की वजह से जो है ना ये उनको एज हासिल होगा, लेकिन थ्रू आउट अगर पूरी तीनों इसमें बैटिंग बॉलिंग और उसमें देखें तो मेरे ख्याल में इंडिया का पलड़ा भारी नज़र आता है। और इंडिया का पलड़ा भारी नज़र आता है। सेमीफाइनल को तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ साथ अब पाकिस्तान का जो सफ़र है वर्ल्ड कप में अब अख्तिताम को पहुंच चुका है और अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हुआ, उसके बाद कमेटीज़ बनेंगी, उसके बाद इंक्वायरीज़ होंगी और उसके बाद जो नताइज जाएंगे वो पता नहीं किस तक पहुंचेंगे किस तक नहीं पहुंचेंगे और फाइलों में बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद वैसे ही क्रिकेट चलती रहेगी और वैसे ही हम सब दुआ करते रहेंगे ये टीम हार जाए, उस टीम का रन रेट कम हो जाए, उधर बारिश हो जाए और अल्लाह करे पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड T20 इवेंट के सेमीफाइनल या फिर फाइनल में पहुंच जाए। ये सब सिलसिला चलता रहेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जो किस्तवार एक सीरियल शुरू हुआ उस पर भी हम बात करेंगे बदी उज़्ज़मा से और ताहिर खान से। लेकिन सबसे पहले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सेमीफाइनल। अब जो न्यूजीलैंड की टीम आ रही है इस सेमीफाइनल में, उसको इब्तिदाई जो मैचेस हैं शिकस्तों के बाद आ रही है, 3 उसको कंसेक्यूटिव शिकस्तें हुई हैं उसके बाद आ रही है, जबकि इंडिया की टीम बड़े अच्छे रिदम में है। दूसरी जानी जो गैरी स्टेड हैं न्यूजीलैंड के कोच, उनका ये कहना है कि हमसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है और यही चीज़ हमारा प्लस पॉइंट है। क्या कहेंगे अली भाई? देखें, जिसको फेवर ज़्यादा होती है तो उसमें प्रेशर भी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये एक प्लेयर का भी होता है। अभी इंडियंस के जितने भी जो आपके टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं अभी तक फेल नहीं हुए उस तरह से जैसे दूसरी टीमों के फेल हुए। अगर ये फेल होते हैं कल के मैच में, और जैसे न्यूजीलैंड की आपको पता है बॉलिंग जैसी है, पहले अगर टॉस जीत के वो अगर बॉल उनको बैटिंग कराते हैं, कंडीशन जैसे आपने बताया कि बारिश भी थोड़ा बहुत है चक्कर, अगर ये ऊपर से टॉप ऑर्डर उनके उड़ा देते हैं अली भाई तो बहुत बड़ा ट्रबल होगा इंडिया, क्योंकि अभी तक मिडिल ऑर्डर उनका एक्सपोज नहीं हुआ है उस तरह से जिस तरह से दूसरी टीमों का एक्सपोज हुआ है।
ठीक है। और दूसरी तरफ अगर जिस तरह हम इंडिया की अगर बैटिंग की बात करते हैं, रोहित शर्मा 3 सेंचुरियां बनाकर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में। वो सचिन तेंदुलकर का 2003 के वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए कुछ ही रन पीछे हैं। इसके साथ साथ 180 रन के 2 ओपनिंग स्टैंड जो है वो जो है राहुल के साथ मिलकर दे चुके हैं। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का जो टॉप ऑर्डर है, हम देख रहे हैं गप्टिल बिल्कुल फेल है। इस पूरे टूर्नामेंट में 8 मैचेस खेले, 166 रन स्कोर किए गप्टिल ने। ये डिफरेंस डालेगा? अब बिल्कुल देखिए, एतमाद है। रोहित शर्मा जैसे बैटिंग के लिए आते हैं या राहुल बैटिंग के लिए आते हैं, एक पुरएतमाद इनिंग्स खेलते हैं क्योंकि वो मुस्तकिल फॉर्म में और रन्स करते हुए आ रहे हैं। जहाँ तक न्यूजीलैंड की बात है, मार्टिन कैप्टन जो बिल्कुल ही फेल हैं, उनके जो मिनरो हैं वो भी नहीं चल रहे, तो जिसकी वजह से इनको काफ़ी परेशानी होती है। और जब आप वन डाउन में आएँ तो उनके जो प्लेयर लैथम हैं या फिर टेलर हैं, उसके बाद उनकी फॉर्म भी ऐसी नहीं है। नेशम है, वो भी ऐसा नहीं खेल पा रहे। सिर्फ और सिर्फ विलियमसन ऐसे बैट्समैन हैं जो उन पे टीम जो है रिलाई कर रही है, और उन्हीं के रन जब होते हैं, आप पिछले मैचेस में देखें जहां विलियमसन ने रन्स किए वहीं न्यूजीलैंड की टीम जीती, वहां वो फेल हुए वहीं उनकी टीम हारी है। तो मेरे ख्याल में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ अच्छा स्टार्ट एक बार फिर अगर इंडिया को दे देते हैं, तो उसके बाद विराट कोहली तो मुसलसल रन करते हुए आ रहे हैं। सिर्फ उनकी बैटिंग में ये है कि जैसे पंट है और उसके बाद की बैटिंग बहुत ही कम आई है, लेकिन उनकी बैटिंग आप देखें, जडेजा को भी पिछले मैच में उन्होंने खिलाया, लेकिन जडेजा का मुश्किल है, हो सकता है कि फाइनल में सेमीफाइनल में ना खिलाएं, लेकिन उसके बाद पंट है, उसके बाद धोनी है, तो उनकी बैटिंग जो है मुस्तकिल है इतनी कि अगर खुद उनके अगर शुरू के एक आध प्लेयर जल्दी आउट भी रहता है तो वो लेकिन मेरे हिसाब से अगर जो भी टीम में अगर बारिश नहीं होती है तो जो भी टीम टॉस जीतकर बैटिंग करेगी, मेरे ख्याल में अगर 250 पौने 300 रन भी होते हैं तो वो सही होंगे। लेकिन बदी ने कहा तो 250 पौने 300 रन होते हैं, लेकिन जो ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर की जो पिच है, ये वही पिच है कि जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। ये वही पिच है कि जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ की तरफ से कार्लोस ब्रैथवेट ने एक ज़बरदस्त जरूरतमंदाना इनिंग खेली, गो के वो एक उनकी बाउंड्री क्लियर नहीं कर सके, और उस बाउंड्री क्लियर ना करने का खामियाजा वेस्ट इंडीज़ के साथ साथ पाकिस्तान को भी हुआ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने वहाँ पर कामयाबी हासिल की और फिर सेमीफाइनल से पाकिस्तान बाहर हो गया। यहाँ पे जो एवरेज स्कोर है वो 323 रन है 6 विकेटों के नुकसान पे। तो यहाँ पे स्ट्रेट अवे है कि जो टीम भी टॉस जीते वो पहले बैटिंग कर ले। अली भाई, बात ये कि अगर बैटिंग करती है, अब जैसे अगर इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग करती है, जैसे हमने देखा है कि उनके पास बोल्ट है, न्यूजीलैंड के पास आपके पास हेनरी हैं, ये 2 ऐसे बॉलर हैं अली भाई जो स्विंग करते हैं। स्विंग अगर वहाँ शुरू हुई और इंडिया की जो टॉप ऑर्डर है स्विंग के आगे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, जहां स्विंग नहीं होती वहां वो फिर अपना पूरा टाइम लेते हैं, फिर वो पूरा एग्जीक्यूट करते हैं 29-30 ओवर तक, वो अपने रन्स बनाते हैं, अपने आप को यूज टू करते हैं, आने वालों के लिए आसानी करते हैं। मैं अभी फिर यही कह रहा हूं कि अगर जहां वो स्विंग होते नजर आए, जैसे आपके फर्ग्यूसन वापस कम बैक कर रहे हैं, एक स्पीडी फास्ट बॉलर है, शॉर्ट पिच डेफिनेटली ट्राई करेंगे, ठीक है। रोहित शर्मा अभी तक शॉर्ट पिच पे आउट नहीं हुए हैं, वो उनका पूरा जो ग्राफ बताता है वो फ्रंट फुट पे आउट हो रहे हैं बार बार, तो वो अब वो भी मैनेज करना होगा कि उनको फ्रंट फुट पे रखें या बैक फुट पे रखें। प्लस जो विराट कोहली है वो जल्दी कर रहे हैं, अब जल्दी अगर ये करवाते हैं अपने स्पिनर के जरूर, जो स्टैंडर्ड जो स्पिनर है, तो अली भाई मैं समझता हूं कि इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे आएगी अगर ये सही प्लानिंग के साथ न्यूजीलैंड जाएगी तो। ठीक है, सही प्लानिंग के साथ अगर न्यूजीलैंड जाती है तो इंडिया बैकफुट पर आ सकती है। और जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि अब तक न्यूजीलैंड ने सिर्फ एक ही सेमीफाइनल अपने नाम किया और फाइनल तक रसाई हासिल की 2015 के वर्ल्ड कप में, तो गुज़िश्ता जो फाइनल की नाकामी है उसका अजाला करने की न्यूजीलैंड पूरी कोशिश करेगी। लेकिन कितना विलियमसन पे डिपेंड करेगी, विलियमसन पे कितना डिपेंड करेगी, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि विलियमसन वैसे तो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, लेकिन स्पिनर्स के सामने वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नजर आते हैं। बिल्कुल, यही तो एडवांटेज जो है वो इंडिया को हासिल है कि विलियमसन तो जहाँ रन्स कर रहे हैं, विलियमसन ने अगर रन्स किए तो न्यूजीलैंड की बैटिंग जो है वो ऊपर तक जा सकती है। लेकिन वही बात आप वही बात है, विलियमसन और जिस तरह से बुमराह गेंद कर रहे हैं और जिस तरीके से अगर उनको कल वो भुवनेश्वर कुमार को खिलाते हैं या शामी को खिलाते हैं तो उनकी बॉलिंग, मैंने आपको पहले बताया कि वो थोड़ी सी इतना स्पीड नहीं है, लेकिन उनकी बॉलिंग में मोमेंट बहुत है, सीम कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं उनके आगे जो हैं वो काफ़ी परेशान भी होते हुए नजर आए। तो यही है, अगर विलियमसन रन्स करेंगे और उनके साथ कोई ऐसा एक प्लेयर जो उन तक 50 रन की 2 इनिंग्स खेल जाता है, तो फिर अगर उनके 250-300 अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है वो इतने रन कर लेती है, तो इंडिया को मुश्किल में डाल इस वजह से सकती है कि उनके पास पेस अटैक बहुत अच्छा है और थोड़ा सा एडवांटेज ज़रूर हासिल होगा न्यूजीलैंड को। जैसे आपने कहा फर्गूसन भी वापस आएंगे, बोल्ट भी हैं, हेनरी भी हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी सी, और अगर स्पिन विकेट होती है तो उनके पास जो है सेंटनर है, तो सोडी को भी खिला सकते हैं, सोडी को भी खिला सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से मैच जो है वो तो कंडीशन देख के होगा कि कौन सी टीम। अच्छा, स्पिनर की हमने बात की, विलियमसन को हम बात कर रहे हैं अगर, तो जब से अब तक उनका ओडीआई कैरियर का आगाज़ हुआ उन्होंने लेग स्पिनर के सामने 33.9 की एवरेज से रन स्कोर किए, लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने 17.8 की एवरेज से उन्होंने रन स्कोर किए। तो आपको लगता है कि कल चाहल को ड्रॉप करके सिर्फ विलियमसन की वजह से और कुलदीप को खिलाया जा सकता है?
अली भाई देखिए डिपेंड करता है कि कुलदीप की फॉर्म कैसी, क्योंकि जब उसको अभी लास्ट मैच में खिलाया था तो उससे वो चीज बॉल नहीं हो पा रही थी। जडेजा आपको खिलाया तो मे भी पॉसिबल, क्योंकि चाहल आपको पता है ये जितने भी ये इंग्लिश प्लेयर्स हैं वो चाहल पे अब अच्छा खेल रहे हैं, तो हो सकता है ये चाहल को बिठा के जडेजा से ही करवाएं। और रही बात जो भुवनेश्वर कुमार की जो हम बात कर रहे थे, वो भी मुझे थोड़ा सा अली भाई अभी तक फिट नजर नहीं आ रहे, वो फिट जो शामी फिट हैं, तो मे भी शायद उनको रिप्लेस करके शामी को वापस लाएं। और ये जडेजा से अगर जाएंगे तो फॉर्म में भी है, शामी बिल्कुल अच्छी फॉर्म में, विकेट्स ले रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज उनको ये है। और जडेजा के आपको एक एक्सीलेंट फील्डर मिलता है, वो भी पॉइंट रीजन पे, जो सबसे वाइटल पोजीशन होती है पूरे ग्राउंड में, ट्रिपल सेंचुरी है उनकी रणजी ट्रॉफी में। बड़े अली भाई बड़े रिलायबल प्लेयर हैं इंडिया के लिए वो। ठीक है, इंडिया के लिए बड़े रिलायबल प्लेयर हैं रविंद्र जडेजा, लेकिन बहुत सारे जो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया को एक जो बॉलर है उसकी कमी महसूस हो रही है, छठा बॉलर जरूर डालना चाहिए। तब मुमकिन तौर पर केदार जादेव को भी ट्राई किया जा सकता है। आपको लगता है केदार जादेव को खिलाया जा सकता है ताकि एक बैटिंग के साथ साथ एक बॉलिंग का भी ऑप्शन आ जाए? देखिए यहाँ पर इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है ना, अगर वो 3 फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं, एक उनके पास क्योंकि पांड्या भी हैं, बनेश्वर भी अगर नहीं खेलते, शामी खेलते हैं, फिर बुमराह हैं, तो 2 स्पिनर के साथ अगर उनको जाना, या जडेजा के साथ जाना पड़ेगा, या फिर चाहल के साथ जाना पड़ेगा, या फिर कुलदीप के साथ जाना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में उनकी छठे बॉलर की जगह बनती नहीं है, क्योंकि उनको लाजमी अगर ये 5 लास्ट अगर लाइनअप देखें, जो लास्ट मैच खेला है उसमें अगर दिनेश कार्तिक को ड्रॉप करते हैं, बिल्कुल ये हो सकता है को खिला, बिल्कुल अगर दिनेश कार्तिक क्योंकि इस तरह की परफॉर्म उन्होंने पहले मैच भी खिलाया था, रन भी नहीं किए, तो हो सकता है कि ये खिला के ये उनके लिए प्लस पॉइंट होगा कि इनके पास एक बॉलर ऐसा है, क्योंकि 3 कीपर खिलाने का फायदा नहीं है। आप धोनी खेल रहे हैं, इसके अलावा पंत खेल रहे हैं, फिर आप दिनेश कार्तिक को खिला रहे हैं, तो 3 कीपर का फायदा नहीं है कोई। अली भाई उस वक्त उन्होंने इसीलिए शायद खिलाया, क्योंकि अगर वो चाह रहे थे कि अगर आगे चल के हमें जरूरत पड़ती है इस किस्म के बैट्समैन की, तो एटलीस्ट ही यूज्ड टू अबाउट द कंडीशंस। मेरे ख्याल में जो जादव का अगर वो खिलाते ना, एक तो उनको प्लस बॉलर आपको मिलता है, वो भी राउंड टाइप का बॉलर है, वो बॉल उठती नहीं है, घुटने से नीचे नीचे बॉल रहती है, प्लस फील्डर अच्छा है, प्लस वो अली भाई मैचेस खेलते हुए आ रहे हैं, तो इसको कंडीशंस का पता है। किसी नए को डालना उसके लिए, वो भी सेमीफाइनल में नए को नहीं अगर डाला और वो नहीं क्लिक हो पाया तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और कल जो मैच होने जा रहा है, बड़ा जबरदस्त मैच होने जा रहा है, फुल ऑफ रन्स ये मैच होने की उम्मीद है। इस मैच को मजीद डिस्कस भी करेंगे, साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला उसको भी डिस्कस करेंगे। ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 1 वर्ल्ड कप स्पेशल और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पहला सेमीफाइनल जो इंडिया और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। इस सेमीफाइनल को इस प्राइम के पहले हाफ में और पहले हिस्से में हमने बड़े खुल के और तफसील के साथ डिस्कस किया, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो और मजीद हमें डिस्कस करनी है। खास तौर पर पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खत्म हुआ, 1992 की बातें, उसकी बाज़गश्त अब अपने इख्तिताम को पहुंची और अब चूंकि इंडिया और सेमीफाइनल मद्दे मुकाबिल हैं, इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं, इसलिए अब बात हो रही है 2008 के अंडर 19 यूथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की। अब लोगों को एक नया किस्सा मिल गया, अब नई बातें शुरू हो गई, नई कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो गई कि जनाब इंडिया और न्यूजीलैंड 2008 के यूथ वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी मद्दे मुकाबिल थी। विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान थे, इंडिया के कप्तान थे विराट कोहली। वहाँ पे विराट कोहली ने DL मेथड के तहत न्यूजीलैंड को कोलालमपुर में शिकस्त देकर फाइनल में साउथ अफ्रीका को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। तो कब तक ये माजी की बातें और यादों के झरोके चलते रहेंगे? ताहिर जब अभी क्रिकेट अजीब सी हो गई है, मतलब 1992 की बातें अभी खत्म हुई। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब बदी मौजूद थे, वहाँ पे सवाल हुआ सरफराज से, तो उन्होंने कहा वहाँ पे बांग्लादेश और अफगानिस्तान नहीं थे। अब 2008 का यूथ वर्ल्ड कप शुरू हो गया। अली भाई लोगों को कुछ मसाला चाहिए होता है कि कहीं ना कहीं से इंडिकेशंस हो कि बस कोई हम ऐसी न्यूज़ दें तो हम बस पॉपुलर हो जाएं। आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है, गैजेट्स का दौर है आजकल, ये लोगों को इन्वॉल्वमेंट चाहिए, किसी तरह से नया लाएं। ऐसा सही कह रहे हैं आपके, नया लाएं कि बस लगे कि हाँ यार हम कोई चीज़ नई डिस्क्राइब नहीं, आपकी डिस्क्राइब की हुई चीज़ तो पहले पुरानी हो चुकी है वो। ठीक है बदी, जिस तरह हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्गूसन की बात की है। 17 विकेटें अब तक इस टूर्नामेंट में फर्गूसन हासिल कर चुके हैं, लेकिन 17 में से 12 विकेटें जो हैं उन्होंने 11 से 40वें ओवर के दरमियान हासिल किए। जो मिडिल ओवर में जहाँ पे इंडिया एक्सेलरेट करता है, रन्स करता है, पांड्या आएंगे, विराट कोहली अपने रन स्कोर करेंगे, मिडिल ऑर्डर पे पंत खेल रहे होंगे, धोनी खेल रहे होंगे, वहाँ पे फर्गूसन का क्या रोल, कितना इंपॉर्टेंट होगा? बहुत ज़्यादा। देखिए इंडिया की बैटिंग आप जब जितने भी मैचेस हुए, ज़्यादातर आप 1 या 2 मैचेस हटाएं तो उसके बाद यही होता है कि उनके 28, 29 ओवर या 30 ओवर 31 ओवर में उनके 200 हो जाते हैं। 28 तक तो ओपनर ही होते हैं। उसके बाद देखिए पिछले मैच में भी उनके 31वें ओवर में जाके 200 हुए और उसके बाद उनकी टीम स्ट्रगल कर गई।
यहाँ पर ये भी होता है कि जो जितने भी मैचेस पिछले 8-10 मैचेस उठाएं तो उसमें यही हुआ है कि 30 ओवर तक बड़े ज़बरदस्त रन बने, जो शुरू के बैट्समैन जो हैं उन्होंने अच्छा खेला, लेकिन क्योंकि बीच में जाके विकेट जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से बैट्समैन जो बाद में आने वाले बैट्समैन को काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। और वहाँ पर बॉलिंग पिछले एक मैच में न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने टीम को रोका, इंडिया ने बहुत अच्छी जो है वो बॉलिंग की, उन्होंने रोका। तो अब यही देखना ये होगा कि विकेट किस कंडीशन की, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, अगर शुरू में वही पहले वाली बात है कि 12 से 15 ओवर अगर जो भी टीम यहाँ पर, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो चाहे वो भारत की टीम हो, शुरू के 15 ओवर अच्छा खेल लेती है तो वो टीम जो है वो स्ट्रगल नहीं करेगी। 15 ओवर की बात की तो 15 ओवर में तो हम देख रहे हैं एज जो है डेफिनेटली भारत को हासिल है, क्योंकि गप्टिल से रन स्कोर नहीं हो रहे हैं, इसके अलावा रोहित शर्मा एक एंड से रन स्कोर कर रहे हैं, राहुल एक एंड से रन स्कोर कर रहे हैं, तो एडवांटेज तो आपको लगता है कि भारत को हासिल है इब्तिदाई ओवर। अली भाई, जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में खेली, सेमीफाइनल से पहले तक, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट मैं कहूँगा। और एज एन ओपनर्स जो वहाँ नजर आए, जो नया बॉल्स को उन्होंने सी ऑफ भी किया है, नया बॉल को खेला भी है, रिस्पेक्ट भी दी है, उनका बेसिकली जो मुझे समझ में आया है कि जी आपने नया बॉल को पुराना करना है, एटलीस्ट 30 ओवर तक खुद खड़े रहेंगे, 25 ओवर तक जितने रन्स आप बनाएंगे, क्योंकि आगे चल के अली भाई एक तो बॉल भी पुराना हो रहा है, विकेट भी स्लो हो रही है, फिर बॉलर आपको पता है कि जो जहां से थोड़ा सा उसको रिवर्स स्विंग का चांस मिलता है तो वहां वो रिवर्स भी करना शुरू करता है। तो वो जब भी मिडिल ऑर्डर आया तो उसको स्ट्रगल नजर आई है। अच्छा, हमने ये देखा 42 टू 48 ओवर के दरमियान रन हमेशा बने। उस वक्त क्या होता है कि आपके बॉलर चेंज हो जाते हैं, जो स्ट्राइकर बॉलर्स हैं ओवर्स खत्म हो जाते हैं, किसी के रहते हैं, वहां कोई भी अगर सेट बैट्समैन जैसे हार्दिक पांड्या है, या इवन अगर धोनी के जैसे एक जमाने में लगते थे, जैसे अभी तो नहीं लग रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा है कि वो बैकफुट पे चला जाके पहले अपने आप को प्लांट कर लेता है वो बिग हिट के लिए, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये इनको देखना होगा न्यूजीलैंड को कि इसको किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से इसको कंट्रोल करना है। लेकिन साथ साथ जो न्यूजीलैंड को एडवांटेज हासिल है, एक तो फर्गूसन का हमने जिक्र किया, साथ साथ ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में हैट्रिक भी स्कोर की और बड़ी ज़बरदस्त उनकी कारकर्दगी है। और अब यही वजह है कि टिम साउथी जैसे बॉलर की जगह इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के लिए इस तरह से कंक्रीट नहीं हो पाई जिस तरह से माजी में वो न्यूजीलैंड के स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करते हैं भारत का मिडिल ऑर्डर जो है उसमें सारे स्ट्रोक प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त स्क्रीन हिटर हैं, दूसरी तरफ फर्गूसन का साथ होना, सेंटनर का साथ मिलना न्यूजीलैंड को, फिर तीसरा ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर का साथ होना, आपको लगता है अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, बड़ा जबरदस्त हेल्दी कंपटीशन होगा? बिल्कुल, मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये होगा कि नया बॉल, चाहे न्यूजीलैंड के बॉलर अच्छा उसको इस्तेमाल कर लें, चाहे वो इंडिया के बैट्समैन उसको अच्छा इस्तेमाल कर लें, जो भी सेमीफाइनल में नए बॉल को अच्छा इस्तेमाल करेगा, अगर रोहित शर्मा और राहुल खेल रहे हैं और उन्होंने बोल्ट और जो फर्गूसन की शुरू की ओवर अच्छे खेल लिए तो फिर उनको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन वही है कि अगर उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, उनकी स्विंग, उनकी जो कटर्स अगर शुरू के ओवर में उनकी विकेट सपोर्ट कर रही हुई तो वहाँ पर इंडियन बैट्समैन को भी मुश्किलात हो सकती है। और एक बात और मैं बताऊँ कि इंडिया के हमेशा देखिए जितने भी मैचेस हुए हैं, ओपनर्स ने ही रन्स किए या विराट कोहली वन डाउन आगे रन्स किए, उनकी ऊपर के बैट्समैनों ने अभी तक रन्स नहीं किए। अगर इनके शुरू के 2 से 3 न्यूजीलैंड पहले आउट कर लेता है और उसके बाद जब इनके मिडल ऑर्डर आता है तो इंडियन मिडल ऑर्डर को वहाँ परेशानी हो सकती है, क्योंकि उनकी अब तक इतनी मुस्तकिल मिजाजी से बैटिंग नहीं है। ठीक है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजन विलियमसन की जानिब से आ सकता है, क्योंकि हम सबको ही पता है कि उनका जो टॉप ऑर्डर है वो रन्स कर रहा है और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके वीडियो एनालिस्ट ने बड़ा अच्छा जो होमवर्क किया होगा। अली भाई देखिए, मैं समझता हूँ कि ग्रैंड होम एक ऐसे बॉलर हैं कि जो उनको अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं 10 ओवर के फौरन बाद, क्योंकि बॉल थोड़ा सा नया होगा, वहाँ उनको शायद थोड़ा सीन करने का मौका मिल जाए। क्योंकि अगर वो लेटर ऑन आते हैं 25 ओवर में या 18 ओवर या 20 ओवर बाद, तो अली भाई वो उनको वहाँ हेल्प आउट नहीं मिलती। क्योंकि हम अगर देखें जो वार्म अप गेम में वहाँ पर उन्होंने 11वां ओवर करवाया था, तो वहीं पर ही उन्होंने तीसरे ओवर में विराट कोहली को बोल्ड किया था, 3 बोल्ड हुए थे, बकायदा बीट हुए थे वो। तो ये भी उनके जहन में हो सकता है कि ये कंडीशन में अगर डिपेंड करता है, कंडीशन सूट करती है ग्रैंड होम को, तो ये उसको जल्दी ला सकते हैं। ठीक है, ग्रैंड होम जिस तरह की गेंद करते हैं, जिस तरह ताहिर ने भी बिल्कुल सही कहा कि गेंद को लाके वो इतना उनका पेस नहीं है, बॉल को सीम और स्विंग बेहतर तरीके से कर सकें। अगर बारिश हो गई तो यहाँ पे एडवांटेज आपको लगता है कि शामी को ज़्यादा हासिल होगा, इंडियन बॉलर्स को ज़्यादा हासिल होगा, या ग्रैंड होम जैसे बॉलर्स को हासिल होगा? देखिए वहाँ पर अली भाई यही है ना कि जो मीडियम पेसर होगा, जिसकी गेंद थोड़ा सा मूव होती है, जिस तरीके से अंदर आ रही है, बाहर निकल रही है, उस बॉलर को यहाँ पर जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, या शॉर्ट की गेंद करने की, या ज़्यादा आप तेज़ करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपको रन्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जितना भी आप लाइन और लेंथ से और तरीके से बॉल करेंगे, चाहे वो आप उसको छोड़ें, तो वो मेरे ख्याल में वो बॉलर ज़्यादा कामयाब होगा, क्योंकि बैट्समैन को स्ट्रोक खेलने में ज़्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ जितनी भी आपने तेज़ करने की कोशिश की, शॉर्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ पर बैट्समैन जल्दी सेट हो जाएगा।
बैट्समैन जल्दी सेट हो जाएगा। और चूंकि ताहिर ने अब ग्रैंड होम का जिक्र किया तो मुझे एक रिकॉर्ड याद आ गया ग्रैंड होम के हवाले से कि ग्रैंड होम ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट डेब्यू जब किया था तो इन्होंने डेब्यू में 6 विकेटें हासिल की थी और बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। एक और कीवी बॉलर थे एलेक्स मॉयर जो 50s में खेले, उन्होंने भी डेब्यू में 6 विकेटें हासिल की। लेकिन उनका एक बड़ा यूनिक रिकॉर्ड है और रिकॉर्ड ये कि उन्होंने मुसलसल 2 ओवर एक साथ किए, जो अमूमन क्रिकेट में होता नहीं है कि 2 ओवर कोई बॉलर मुसलसल एक साथ करे। लेकिन मॉयर का और वार्विक आर्मस्ट्रांग ये 2 दुनिया क्रिकेट में ऐसे बॉलर हैं कि जिन्होंने 2 ओवर मुसलसल एक साथ किए। उसकी वजह ये थी कि चाय के वक्फे से पहले उन्होंने 1 ओवर किया, उस जमाने में इतने रिकॉर्ड्स होते नहीं थे, स्कोरर जो था इतना रिकॉर्ड रखता नहीं था, इसलिए जब चाय के वक्फे के बाद आए तो फिर दूसरा ओवर भी एलेक्स मॉयर ने डिलीवर किया। तो एक आपने जिक्र किया तो मुझे याद आ गया ग्रैंड होम। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है अली भाई, ये तो हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ और एक ऐसा यूनिक रिकॉर्ड है तो मेरे ख्याल में ये कभी भी ब्रेक नहीं होगा इस किस्म का, क्योंकि देखिए यही चीज होती है उस जमाने में। लेकिन उस जमाने में क्रिकेट अली भाई बड़ी टफ होती थी, क्योंकि जिस तरह से आप अभी हम ऑफ में बातें कर रहे थे कि कंपटीशन बड़ा था उस वक्त भी, ठीक है, वो स्कोरिंग का क्लासिक क्रिकेटर होते थे अली भाई, उनको मजा आता था देखने में, मतलब कोई जल्दी नहीं है, सुकून से आते थे। इवन जो सेलिब्रेशन भी अली भाई उनकी होती थी, फास्ट बॉलर की आए बॉल की वहीं खड़े हो गए हाथ बांध के, मतलब एक डिसेंसी नजर आती थी क्रिकेट में। अब वो डिसेंसी मेरे ख्याल में वो खत्म हो चुकी है, वो डिसेंसी खत्म हो चुकी है। लेकिन अब चूंकि क्रिकेट बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज हो चुकी है तो इसके अब अपने जो है तरीके हैं, इसके कवायद हैं, इसके अपने ज़ाब्ते हैं। लेकिन ये हमने डिस्कस किया न्यूजीलैंड और इंडिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला सेमीफाइनल जो खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला जारी है। बदी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया जहाँ पे सरफराज अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसके अलावा आज अहमद वसीम और शादाब खान ने रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले को किस तरह से देखते हैं। बदी, सबसे पहले सरफराज से जो सवालात हुए वो ऐसा लगा कि जैसे उनको पहले सेट कराया जा रहा है और कोई बाउंसर नज़र नहीं आया, कोई यॉर्कर कोई बाउंसर। देखिए सवाल तो बहुत हुए और ऐसे सवाल भी हुए, बहुत 7 से 8 सवाल ऐसे थे जो उनकी कप्तानी पे किए गए कि आया आप कप्तानी छोड़ रहे हैं या आपके क्या लगता है कि आपको आपकी कप्तानी जारी रख सकें। तो उन्होंने एक ही बात की कि इसका फ़ैसला मैं नहीं करूँगा, जिन्होंने मुझे कप्तान बनाया था वही फैसला करेंगे मैं कप्तान रहूँगा या ना रहूँगा। तो ये बातें मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुझे ये लगा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत पुरअतमाद थे और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे कि उनको ये कह दिया गया है। ये सवाल पैदा क्यों हुआ, कप्तानी छोड़ने का सवाल पैदा क्यों हुआ? क्या हम बहुत बुरा खेलें? अली भाई वहां पर तो जब बदी भाई भी ऑफ में बताया कि सॉरी का भी किसी ने सवाल किया था कि सॉरी भी मतलब सॉरी किस चीज का सॉरी। आप 11 पॉइंट के साथ 5th नंबर पे, तो 5th नंबर पे तो इसलिए क्योंकि रन रेट की वजह से, वैसे अगर देखा जाए पॉइंट्स टेबल पे तो आप 4th नंबर पे हैं। मतलब ये 5 टीमें जो थी, जो टॉप 5 टीम्स थी आपकी, इतना अच्छा खेलकर आप आए, तो मतलब आप अगर 0 होते, 4 होते, 5 होते, चले फिर तो आप बोल सकते थे, बंदा बोलता है कि हाँ यार आई एम वेरी सॉरी अबाउट द परफॉर्मेंस। मैं नहीं समझता अली भाई क्योंकि सॉरी का अलाइनमेंट कोई हमारी टीम ने छोड़ा। हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, जो हमारे सोर्सेज थे अली भाई, जो हमारे पास परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। हम भी अपने शोज में बार बार ये डिस्कस करते रहे कि कौम को मायूस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है हम हार गए और हम बतौर पाकिस्तानी हम ये चाहते हैं कि हम हर मैच जो खेलें, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, स्क्वॉश हो, कोई भी खेल खेलें, हम हारना चाहते ही नहीं है क्योंकि हमारी प्राइड की बात होती है। लेकिन नाउमीद नहीं होना चाहिए। सरफराज एंड कंपनी ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 5वें नंबर पर आए। 11 पॉइंट का उन्होंने भी हासिल किए, न्यूजीलैंड ने भी हासिल किए। लेकिन सिर्फ रन रेट की बुनियाद पर अगर हम 5वें नंबर पर आए तो सॉरी बनता नहीं है। लेकिन मैं इस पर ज़रूर बदी से तफसील से बात करूँगा। ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला सेमीफाइनल ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में खेला जाएगा। और इस तरह से हमने तफसील के साथ इस पूरे सेमीफाइनल को डिस्कस किया, एनालाइज किया। लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी है और वो ये है कि बारिश की यहाँ पे पेशन गोई है और अगर यहाँ पे शावर होता है और वेदर अगर ख़राब होता है तो फिर रिजर्व डे में इस सेमीफाइनल को खेला जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता सेमीफाइनल रिजर्व डे में भी मुकम्मल नहीं हो सका या ना खेला जा सका तो फिर चूँकि इंडिया ने लीग मैच में न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी है तो फिर इंडिया की टीम जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेकिन उम्मीद हम यही करते हैं कि क्रिकेट देखने को मिलेगी क्योंकि हम आप सब क्रिकेट देखना चाहते हैं और अच्छी क्रिकेट को देखना और एंजॉय करना चाहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के सिलसिले के हवाले से और सरफराज से एक सवाल किया गया कि वो सॉरी क्यों नहीं कर रहे, क्या सॉरी करना बनता है? बदी क्विकली मुझे बताइएगा, बहुत सारी बातें मुझे आपसे पूछनी है। सॉरी बनता है?
कहाँ से सॉरी बनता है? देखिए सवाल यहाँ भी मैं भी सवाल कर रहा था, सभी सवाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सॉरी का इस वजह से जवाब नहीं बनता कि कप्तान ने खुद तस्लीम किया कि शुरू के मैचेस में हम शिकस्त है, मैं तस्लीम करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और भारत के खिलाफ हम बहुत बुरा खेले, लेकिन उसके बाद जो टीम मीटिंग बुलाएगी उसमें तमाम खिलाड़ियों को कहा गया कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाद तमाम खिलाड़ी जो जेल हुए, हमने ग्राउंड में जाके मीटिंग्स की, ड्रेसिंग रूम में मीटिंग हुई, उसके बाद खिलाड़ियों ने दोबारा जो कम बैक किया और बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। और एक सवाल उनसे मैंने ये पूछा था कि आपका ध्यान कहीं और था कि आप रन रेट पर तवज्जो नहीं दे सके, तो वहाँ सरफराज ने कहा कि हम कोशिश कर रहे थे कि रन रेट पर इसको करें, लेकिन जो अफगानिस्तान से मैच था उसमें पिच की कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी जहाँ पर हम स्ट्रगल करके हमारा रन रेट बेहतर नहीं हो सका। रन रेट वहाँ पे बेहतर नहीं हो सका, पिच की कंडीशन ऐसी हो गई थी, और पिच की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि वो क्रीज तक भी नहीं पहुंच सके। ये सवाल पता नहीं बदी ने क्यों नहीं किया, क्या क्रीज तक क्यों नहीं पहुंच सके? ये सवाल भी पूछा था उनसे कि रन आउट, मैं उन्होंने कहा मेरी गलती थी, मैंने माना चले इस बात को माना, क्योंकि हमारे प्रोफेसर जब सवाल करेंगे तो कोई क्यों नहीं मानेगा। अकील साहब ने हमें ज्वाइन किया है सरगोदा से, वेलकम टू द शो अकील साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अकील साहब जरा लाउडली बात कीजिएगा, आपकी आवाज मुझे नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी अकील साहब, वेलकम टू द शो। जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। जी मुझे ये पूछना था कि ये अब ये सारे लोग सफाइयां दे रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन ये जब करने का वक्त था तब किसी ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, हर मैच को ये लास्ट के ओवरों में ले गए, रन रेट बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की इन लोगों ने। आपने सुना नहीं हमारे प्रोफेसर साहब ने क्या सवाल किया? मैं जरूर इस पे बात करता हूँ। अकील साहब कोई और सवाल पूछेंगे? जी नहीं, यही सवाल है कि अभी सारे जो है वो आके इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ कर रहे हैं, जब करने का टाइम था तब सर ने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, पूछ लेता हूँ मैं बदियुज़्ज़मा साहब से। जी बदी, सवाल तो वैलिड है। देखें ना, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली करना था, परफॉर्म करना, वहाँ पे आपने नहीं किया, और रन रेट शायद जहन में रखा भी नहीं है। यही मैं कह रहा हूँ कि जब आप जीतते हुए जा रहे थे ना, तो आप एक सिर्फ जीत की तरफ चले गए और आपने इसको देखा ही नहीं कि हमने असल मैच ये था जो सबसे बड़ी शिकस्त हमें हुई वो हमें वेस्ट इंडीज़ के साथ हुई, और वेस्ट इंडीज़ की शिकस्त को हमने ये नहीं रखा कि हम 13 ओवर में आ रहे हैं। अगर वो शिकस्त हमारे जहन में होती और हम जीत रहे होते और रन रेट को दे के चले होते, या मैनेजमेंट वहाँ क्या कर रही होती, मुझे बताएं मिकी आतर क्या कर रहे थे, अजहर महमूद क्या कर रहे थे, ग्रांड फ्रार क्या कर रहे थे, वो इनको नहीं वीडियो एनालिस्ट का क्या वीडियो रोल था? उनको ये नहीं बता रहे थे कि भाई इस रन रेट से हमने खेलना है तो हमने सेमीफाइनल में जाना है। मुझे लग रहा है इनको बताने वाला कोई नहीं था। खिलाड़ियों ने अपनी तरफ से आखिरी के मैचेस में, अली भाई आपने भी देखा, हमने देखा, बहुत कोशिश की, जलान लगाई। देखिए तनकीद जो है ना कोई बर्दाश्त नहीं। भारत के मैच के बाद जो कुछ हुआ वो खिलाड़ियों ने असर लिया उसका। ठीक है, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, और हमें ये खुशी है कि हमारे खिलाड़ियों ने तनकीद बराए इस्लाह ली। लेकिन साथ साथ हमारा भी बतौर एंकर, बतौर एनालिस्ट, बतौर क्रिकेट सपोर्टर्स, बतौर स्टूडेंट ऑफ द गेम, पाकिस्तान को मोहब्बत करने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि तनकीद की भी एक लिमिट होती है। आप उस लिमिट को जब क्रॉस करेंगे तो वो बदतहजीबी में और एक अजीब से उसके में शुमार होती है, और खिलाड़ियों की भी फैमिलीज़ होती हैं, हमें उसका भी ख्याल करना चाहिए। यही वो खिलाड़ी हैं जो हमें जितवाते भी हैं, पाकिस्तान के लिए ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी लेकर आए। तो तनकीद का एक लिमिट है, उसको हमें क्रॉस करने से इज्तनाब बरतना चाहिए। अब प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का जो सिलसिला शुरू हुआ, ताहिर अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस का मकसद क्या है? देखें, एक कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, अब 2 खिलाड़ी पिंडी में कर रहे हैं, 2 खिलाड़ी बाबर आजम जो इमाम जो है वो लाहौर में करेंगे, तो ये अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अली भाई, मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कैप्टन की होनी चाहिए और कोच की होनी चाहिए, क्योंकि ये दो गोना बी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर द रीजन, वॉट एवर द डिसीजंस कम आउट द रिजल्ट। सिर्फ इसके अलावा और किसी की नहीं होनी चाहिए। आप कोच से पूछें कि जी आपने इनको प्लान दिया, एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया, लड़कों की क्या परफॉर्मेंस थी, फिटनेस लेवल क्या था, इनकी मेंटली अप्रोच क्या थी, ये सवाल आप करें। कप्तान से जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने सारे सवाल हुए हैं, उन्होंने ब्रीफली उन्होंने बताया, एक्सेप्ट भी किया कि जी हमारी गलतियां थी, मेरी भी गलतियां थी, उनसे भी गलतियां हुई, फिर हमने अच्छा फाइट बैक किया, टीम मीटिंग हुई, एक सब चीज हो गई। तो व्हाई यू आर गोइंग फॉर द अदर प्लेयर्स? आप क्यों जा रहे हैं? अच्छा, मैं सवाल को थोड़ा रीफ्रेज करता हूँ। आप PIA से खेलते हैं, PIA के लिए अगर फैसल इकबाल कप्तान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सरफराज करते हैं, या अनवर अली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब उसके बाद अगर हम देखें कि जी ताहिर खान साहब अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एजाज चीमा अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शहरयार गनी अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, शहजर मोहम्मद अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जितने मुंह इतनी बातें, इतनी कॉन्ट्रोवर्सीज के सामने नहीं आएंगी? अली भाई देखिए, डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ही यही होता है कि आपने अपना जो आपने किया है पीछे वो आपने बताना है और जस्टिफिकेशन दी है कि जी ये रीजंस थे। तो दैट्स द बेस्ट प्लेस टू डू। कप्तान, मैनेजर, वाइस कैप्टन और कोच, इसके अलावा मैं समझता हूं और किसी से नहीं पूछना चाहिए। जो पूछना चाहिए आप कोच से पूछें, प्लेयर्स से। जिम्मेदार लोग हैं। दादी आप क्या कहते हैं? आप कोई सवाल किया आपने शकील खान माते PCB की जानिब से, उनसे किसी ने सवाल किया कि आखिर मकसद क्या है इस अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का? देखिए, मैंने अलग से उनसे पूछा कि भाई यहाँ कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मानते हैं, कप्तान है वो हमें जवाब दे है, हम उसे पूछेंगे भाई कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसी क्यों रही, वो तो सही है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आया शादाब खान, उसके अलावा आप जो है
बाबर आजम और इमाम से क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं? मुझे ये बताएं, ये खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये कभी भी जो है ना ही मैनेजमेंट के खिलाफ बात करेंगे, ना ही बोर्ड के खिलाफ बात करेंगे। उनसे जो भी सवाल इस तरह का पूछा गया, उन्होंने पता क्या किया, इसका जवाब मैनेजमेंट दे सकती है, इसका जवाब कप्तान दे सकता है। शकील खान से बात हुई कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है? अगर आपके कप्तान ने कि ठीक है, वो एक अव्वल तो मैं समझता हूं देखिए वो तो एक मीडिया के कोई डील करने, उसको तो मेरी तरह बता दिया गया कि आप जाएं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप जाके उसको हैंडल करें, बस। ये तो ऊपर से फैसले होते हैं जो इन्होंने इनको बोला है कि भाई इस तरीके से खिलाड़ियों से कराओ ताकि लोगों का ध्यान बढ़ जाए। असल में तो यहाँ पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मिकी आर्थर ने, यहाँ पर बॉलिंग कोच नहीं करनी थी, बैटिंग कोच नहीं करनी थी। भाई बैटिंग कोच से पूछा जाता, बैटिंग कोच तो अब जा रहे हैं ना, इंटरेस्टेड तो मिकी आर्थर भी रहा है, वो तो जाके आज एहसान मानी से मिले कि मुझे 2 साल के लिए और रख लो, और शायद मुझे लग रहा है कि अगले T20 वर्ल्ड कप तक उनको चांस भी मिल जाए, ऐसी बातें भी हो रही हैं। तो आप मिकी आर्थर से पूछते, आप टेलीफोन एज अ टेलीफोनिक उसको करवा सकते थे। स्काइप पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, बिल्कुल सही कहा बदीन है, क्योंकि जब टीम मैनेजमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। आप बार बार प्लेयर्स को, और शादाब जिस तरह आज हमने देखा कि पूरा वक्त जो था वो जो था रुख था लोगों का और मीडिया का वो इमाद वसीम की तरफ ही था, शादाब बहुत ही कम बोले। इसी तरह मुझे उम्मीद है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी लाहौर में तो बाबर आजम का बल्ला ज़रूर बोलता है, लेकिन उनके लफ्ज़ ज़रूर खामोश होंगे, क्योंकि इमाम आउट स्पोकन भी हैं और इमाम खुल के बोलते हैं। तो अलग अलग प्लेयर्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई मकसद, कोई पर्पस समझ में नहीं आया। पर्पसलेस प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है ये, क्योंकि मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो सरफराज की तरफ से ही सामने आ गया। ताहिर, आपका आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल रात 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अली सलमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।